हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मार्च और अप्रैल मंथ के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नज़र डालेंगे। तो आइए अपने पहले आर्टिकल को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों को इस सूचियों का भी आदान प्रदान किया गया। बेसिकली क्या है कि 1988 में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि उनकी जेलों में जो भी कैदी बंद हैं, यानी भारत की जेल में पाकिस्तान के और पाकिस्तान की जेल में भारत के, उन कैदियों की सूची प्रतिवर्ष 1 जनवरी को ये दोनों आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इसके साथ ही साथ इनके जो भी परमाणु प्रतिष्ठान हैं, यानी जहाँ जहाँ भी परमाणु संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी भी सूची ये देश एक दूसरे को शेयर करते हैं। और ध्यान दीजिए कि ये सूची वर्ष में 2 बार एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है। बस, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो पाँचवें कार्यकाल के लिए फिर से उनका चयन हुआ है। अब इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी पार्टी का क्या नाम है। शेख हसीना की पार्टी का नाम, देखिए, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। अवामी लीग। और शेख हसीना जो है वो थोड़ी सी प्रो इंडियन मानी जाती हैं, मतलब इंडिया के पक्ष में ज़्यादातर इनका मंतव्य रहता है। अच्छा, देखिए, बांग्लादेश की जो मेन ओपोजिशन पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये चुनावों का क्या कर रही है, बहिष्कार कर रही है। कुछ मतलब आंतरिक इनकी जो भी मांगे हैं, जो भी रणनीतियाँ हैं, उसके मद्देनज़र ये पिछले कई सालों से चुनाव का बहिष्कार कर रही है। तो एक तरीके से कहिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे, मेन विपक्षी पार्टी को दरकिनार करते हुए ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं और लगातार बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो पीएम बनती जा रही हैं। ठीक है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, देखिए, उसी में एक देख लीजिए कि जो शेख हसीना है वो जो मुजीबुर रहमान थे, बांग्लादेश के फर्स्ट पीएम, उनकी छोटी बेटी हैं ये। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है कि ताइवान में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं ताइवान के, वो कौन है? लाई चिंग ते इनका नाम है। राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कौन सी पार्टी है? तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। बाकी और कुछ नहीं देखना इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ब्रिक्स से संबंधित। देखिए, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी बेसिकली ये हुई थी 2009 में, मतलब पहली शिखर बैठक इसकी जब हुई थी 2009 में, रूस में हुई थी, येकाटेरिनबर्ग में। और उस समय सिर्फ 4 मेंबर थे इसके, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। तो नाम मिला के क्या हो गया था? ब्रिक। लेकिन इसमें 2011 में साउथ अफ्रीका इसका एक नया मेंबर बनता है, तो इसके नाम में एक और एस जुड़ जाता है, तो नाम हो जाता है ब्रिक्स। अब लेकिन रिसेंट न्यूज ये है कि 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ था कि इसमें 6 नए सदस्यों को शामिल करने की बात चल रही थी। तो फाइनली क्या हुआ है कि 6 में से 5 जो मेंबर हैं उन्होंने ब्रिक को ज्वाइन कर लिया है 2024 में। तो 2024 में कौन कौन से नई कंट्री हैं जो अब शामिल हो गई हैं ब्रिक्स में, और इस प्रकार ब्रिक्स अब 2024 में क्या हो गया है? 10 सदस्यीय हो गया है, मतलब 10 मेंबर हो गए हैं अब इसमें ब्रिक्स में। अब इसमें देश देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, जो नए मेंबर शामिल हुए हैं उनमें कौन कौन है? उनमें है ईरान, इसके अलावा है सऊदी अरब, फिर मिस्र, इसके बाद इथोपिया। तो ये कितने हो गए? 4। एक और बच गया है, वो कौन सा है? वो है यूएई, सऊदी अरब के बगल में है। तो ये 5 जो नए मेंबर हैं, ये नए मेंबर शामिल हुए हैं। इनके शामिल होने से सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 10। तो जो पहले के मेंबर हैं 5, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, वो मेंबर हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये थी, अर्जेंटीना जो कंट्री है ये भी इसमें शामिल होने वाली थी। यानी ये जो नए 5 शामिल हुए हैं ये बेसिकली 6 कंट्रीज़ थी जो शामिल होने वाली थी,
लेकिन अर्जेंटीना ने इन वक्त पे मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो है वामपंथी जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है, इसलिए हम शामिल नहीं होंगे। बेसिकली अर्जेंटीना जो है ये यूएसए के मतलब जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उनके खेमे में जाना ज़्यादा पसंद करता है इन लोगों की आइडियोलॉजी को, इसलिए अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था इसका, बस बाकी और इसमें कुछ नहीं है, बस ये। लेकिन एक साथ ये देख लीजिए एक चीज़ और कि 2024 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है ये कहाँ होगा? ये होगा रूस की अध्यक्षता में। कहाँ पे? कजान। और अब 10 कंट्री के शामिल हो जाने से जो ब्रिक्स सम्मेलन है, ब्रिक्स जो ग्रुप है, ये 30% एरिया को कवर करता है वर्ल्ड के, ब्रिक्स ग्रुप। इसके अलावा वर्ल्ड की 45% जो जनसंख्या है वो ब्रिक्स सदस्य देशों में निवास करती है, यानी 45% जनसंख्या और 30% क्षेत्र एरिया। ठीक, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं अब अपने आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो म्यांमार में स्वतंत्रता दिवस पर कितने कैदियों की रिहाई हुई है, ये हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा। हाँ, वहाँ की एक लोकतंत्रवादी हैं, वो नाम उनका क्या है? आंग सान सू की। ये बेसिकली वहाँ लोकतंत्र की क्या करती हैं? पैरवी करती हैं कि शासन लोकतंत्रात्मक ढंग से चलना चाहिए, लेकिन वहाँ क्या है कि सैन्य सरकार ने निर्वाचित सरकार का क्या किया था? तख्ता पलट कर दिया था। अब जो आंग सान सू की हैं ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी रही हैं और पिछले कई सालों से जेल में ही बंद हैं। ठीक, पहले भी जेल में बंद थी, बीच में रिहा हुई तो इन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से सरकार कुछ दिन चलाई, फिर वापस क्या हो गया, वहाँ पे कू हो गया। कू मतलब सैन्य तख्ता पलट हो गया और तब से अभी तक वहाँ पे सैन्य शासन ही है। तो बाकी और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट एक वन लाइनर देख लीजिए कि डेनमार्क की जो महारानी है मार्गरेट सेकेंड, उन्होंने पद छोड़ दिया है और अब वहाँ प्रिंस फ्रेडरिक जो हैं वो क्या बन गए हैं? राजा बन गए हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ क्या ध्यान रखते हुए चलना है, जहाँ भी ये टर्म आए राजा, महारानी, तो एक चीज़ नोट करते हुए चलना है माइंड में कि ये जो देश होंगे ये क्या होंगे? रिपब्लिक नहीं होंगे। ठीक, मतलब गणतंत्र नहीं होंगे ये, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखते हुए चलना है। अब डेनमार्क जो है वो गणतंत्र नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजा और रानी का कंसेप्ट है, मतलब शासन का जो शीर्ष पद है वो वंशानुगत चल रहा है। ठीक, जो कि गणराज्य की परिभाषा के खिलाफ है, मतलब खिलाफ क्या है? विपरीत है। बस और कुछ नहीं है। एक चीज़ आप ये देख लीजिए, राजधानी कहाँ है इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो ये है कि आपको पता है अभी रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? वॉर चल रही है। तो रूस का एक जहाज़ था, हवाई जहाज़, उसका नाम क्या था? इल्यूशन IL-76। ये क्या हुआ कि ये जा रहा था तो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कहाँ हुआ है? यूक्रेन के निकट बेल्गोरोद में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस जहाज़ में यूक्रेन के युद्धबंदी थे। युद्धबंदी मतलब ऐसे सैनिक जिनको कैप्चर कर लिया था रूस ने हरा के। अब जाहिर सी बात है रूस तो ये मानेगा कि नहीं कि मतलब ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कि क्या हुआ है। इसने आरोप लगाए हैं यूक्रेन पर और यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि इसने मार दिया है सब। ठीक, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि जापान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका, सोवियत संघ, चीन व भारत के पश्चात विश्व का 5वां देश बना है। कौन? जापान। और चौथा कौन था? भारत। अब रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अब इसमें क्या है कि इसने जो मिशन लॉन्च किया था उस मिशन का नाम था SLIM, SLIM, स्लिम स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अब ये सफल तो रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुई कि जो लैंडर है, यानी जो गाड़ी निकल के चलती है चंद्रमा की सतह पे, उसके सोलर पैनल में कुछ खराबी आ गई थी, तो वो कुछ घंटे ही काम कर पाया था। ठीक, तो इस दृष्टिकोण से इसको बोला जा रहा था कि आंशिक सफल ही है। लेकिन
एक बहुत ही ज़बरदस्त बात हुई इसमें। वो ज़बरदस्त बात क्या है कि देखिए, ये जो मतलब जाक्सा का जो लैंडर था या जो मिशन था, ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इसने परफॉर्म किया। पिन पॉइंट एक्यूरेसी कहने का मतलब ये है कि इसके लिए लैंडिंग के लिए एक साइट निर्धारित थी। उस साइट का नाम था सियोली क्रेटर। सियोली क्रेटर। अब इसको सियोली क्रेटर के पास उतरना था, तो ये सियोली क्रेटर के पास ही उतरा है। ठीक, इसको बोलते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी। आमतौर पर क्या होता है कि जहाँ भी एजेंसियों के जो लैंडर है, उनको जहाँ लैंड करना होता है, वो उससे थोड़ी देर मतलब दाएं बाएं 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर इस तरीके से थोड़ा सा डिविएट हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जापान जो है, इसने क्या किया है, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लैंडिंग की है। ये बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है सियोली क्रेटर के बारे में। देखिए, इस सियोली क्रेटर जो है, ये चंद्रमा की सबसे डार्केस्ट है, सबसे अंधेरी जगह है ये, जहाँ पे ये उतरा है। डार्केस्ट क्रेटर है ये सियोली क्रेटर। ठीक, अच्छा देखिए, इसके पहले क्या हुआ था कि मतलब 2023 में भी जापान ने एक मिशन लॉन्च किया था। तो वो जो उसका लैंडर था, नाम था उसका हाकुतो आर। लेकिन ये क्या हुआ, लैंडिंग से 1 मिनट पहले ये विफल हो गया, क्रैश हो गया। ठीक, तो वर्ष 2024 में फिर इसने जाक्सा ने ये कारनामा कर दिखाया है। और वैसे देखा जाए तो इसके जैसे मान चलिए कि इसरो के का जो मिशन था, उसका नाम था चंद्रयान, मतलब जो हमारा यान गया था। उसी प्रकार जापान का जो यान है, उसका नाम है मून स्नाइपर। मून स्नाइपर। मिशन का नाम क्या है, मिशन हमने देख ही लिया, मिशन का नाम था स्लिम। ठीक, इसके अलावा 2024 में ही अमेरिका की एक कंपनी है एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी, ये भी एक लैंडर भेज रही थी, जिसका नाम था क्या था, पेरेग्रीन। पेरेग्रीन को भी उतरना था चंद्रमा पे, लेकिन ये भी क्या हुआ, विफल रहा अपने ऑपरेशन में, क्रैश हो गया। ठीक, अब ये जो पेरेग्रीन है, अब ये ध्यान करिए कि नासा का एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है। नाम क्या है उसका, आर्टेमिस। आर्टेमिस मिशन। अब आर्टेमिस मिशन के जरिए नासा जो है, ये वर्ष 2024 के लास्ट तक ये क्या करना चाहता है, चंद्रमा पर पुनः एक बार मानवों को भेजना चाहता है, मनुष्यों को। किस मिशन के द्वारा, आर्टेमिस मिशन के द्वारा। और ये जो पेरेग्रीन परियोजना थी, ये इसी मिशन का एक भाग थी, जिसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया था कि कोई प्राइवेट कंपनी इसको परफॉर्म करके दिखाए। हालांकि ये लास्ट टाइम में प्रोपल्शन मॉड्यूल में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से ये ध्वस्त हो गया। ठीक, तो बाकी और कुछ नहीं है इसमें, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, ये भारत की यात्रा पर आए थे। यात्रा पर क्या आए थे, जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था भारत का, तो गणतंत्र दिवस के ये मुख्य अतिथि के रूप में क्या थे, आमंत्रित थे। और देखिए, छठा अवसर है, मतलब छठी बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया गया है मुख्य अतिथि के तौर पे भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पे। वैसे 2024 का जो गणतंत्र दिवस था, ये कौन सा था, ये 75वां गणतंत्र दिवस था। ठीक, अब देखिए 2 दिन की इनकी यात्रा थी, और अब चूंकि ये आए थे तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जरूर देखने को मिलेंगे भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप में। तो क्या है, देखिए पहला इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो वर्ष 2026 है, 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नवाचार वर्ष, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, ऐसा इन लोगों ने डिसाइड किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत की जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, और फ्रांस की जो कंपनी है एयरबस, ये अपने आप में एक जीके का क्वेश्चन है कि एयरबस किस देश की कंपनी है, तो किसकी है, फ्रांस की। फ्रांस की जो एयरबस है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इन दोनों के बीच क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। किस चीज़ का, कि H-125 ये नाम है किसका, एक हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर, इसके उत्पादन को लेके, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है कि ये दोनों मतलब
संयुक्त रूप से इसका उत्पादन करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ पड़ोसी देशों को क्या करेंगे, निर्यात भी करेंगे, जिससे कुछ आमदनी भी होगी, विदेशी मुद्रा का संचय होगा दोनों के ही राजकोष में, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। बाकी एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में। थोड़ा सा एक चीज़ ये देख लीजिए कि हाल के वर्षों में कहाँ कहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किए गए थे। तो 2024 में हमने देख लिया कि ये फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों हैं। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। मिस्र के नाम क्या था? नाम था अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी। 2022 में कोई नहीं आ पाया था क्योंकि कोरोना का टाइम था, और 2021 में भी कोई नहीं आ पाया था, ठीक। और इसके बहुत पीछे जाए, मतलब अब 2020 की बात करें तो उस समय आए थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोलोनसोरो। इसके पीछे का तो शायद ही कोई पूछे, ठीक है। तो बस 2024 मेनली और 2023 याद रखना है, मिस्र के अब्दुल फतह अल सीसी, और 2024 में कौन आए, इमैनुअल मैक्रों। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है कि विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग जारी हुई है। कौन जारी करता है इसको? ब्रिटेन की एक संस्था है हेनली एंड पार्टनर्स। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी इसको बोला जाता है। और किस आधार पर जारी किया जाता है? इस आधार पर जारी होता है कि आप कितने देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। वीज़ा एक तरीके का परमिशन होता है, मतलब किसी देश में आपको जाना हो तो उस देश से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम आपके देश में आना चाहते हैं। फिर वो देश बोलेगा कि हाँ ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस पूरी प्रोसेस को वीज़ा कहा जाता है, ठीक। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये दिखाता है कि अगर, अच्छा देखिए, वीज़ा में पासपोर्ट लगता है, मतलब पासपोर्ट आप देंगे फिर वो वेरीफाई होगा जो भी प्रोसेस है। तो कहने का मतलब है कि पासपोर्ट का बहुत अहम रोल है वीज़ा में। अब किसी देश का अगर पासपोर्ट शक्तिशाली है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस देश पे वैश्विक समुदाय को बहुत भरोसा है कि यहाँ के लोग ज़्यादा 3-5 नहीं करते हैं, अच्छे हैं, डिसिप्लिन लोग हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे देश में आने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रक्रिया के आधार पे वीज़ा की रैंकिंग होती है, सॉरी पासपोर्ट की रैंकिंग होती है। कौन करता है इसको? ब्रिटेन की जो हेनली एंड पार्टनर्स है वो करती है। तो इस बार क्या हुआ कि विश्व के 199 देशों में के पासपोर्ट की रैंकिंग की गई, और इसमें भारत का स्थान कितना है? 88 था, ठीक। तो कहने का मतलब है कि भारत के लोग कितने देशों में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज हैं 62, यानी 62 देशों में भारतीय पासपोर्ट के आधार पे आप बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं, ठीक। यही इस रैंकिंग का आधार है। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है टेबुलर फॉर्म में कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, यानी ये जो 6 देश हैं ये संयुक्त रूप से नंबर 1 पे है। और इन देशों के लोग 194 देशों में, यानी 199 देशों में से 194 देशों में ये बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। इस आधार पे ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। कहाँ का? फ्रांस का, जर्मनी का, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। इसको मिटा दूँ, ठीक। हमारा कौन सा है? 80। और अगर देखा जाए कि सबसे ख़राब कौन है, सबसे ख़राब है अफ़गानिस्तान, ठीक। कितने देशों में जा सकता है ये? 28 देशों में बस। काफ़ी बड़ी बात है कि 28 देश भी कौन से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देखिए, मार्च का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम कंप्लीट करेंगे अप्रैल का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो पहला आर्टिकल देखते हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल है कि प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की और कतर की यात्रा हुई है। अब इस आर्टिकल में काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बिल्कुल 100% एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखते हैं हम बारी बारी से वो फैक्ट क्या है। देखिए, पहला फैक्ट तो यही है कि COP 28 जो है वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी UAE में। और वहाँ पे कौन गए थे? PM गए थे पिछली बार, यानी 2023 की बात कह रहा है, ठीक। इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में UAE के जो शेख हैं मोहम्मद बिन जायर अल नहयान, ये मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक। तो ये पूछ सकता है कि वाइब्रेंट गुजरात में ये आए थे, नहीं आए थे, ठीक। दूसरा पूछ सकता है कि COP 28 कहाँ हुई थी?
तो यूएई में हुई थी, दुबई में बेसिकली, ठीक है। अब इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए दुबई में क्या होता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, यानी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री जो भी मतलब अलग अलग कंट्रीज के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ आते हैं और अपनी भविष्य की चुनौतियों, अपने अनुभवों पे बात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब एक बेहतर गवर्नेंस देने की कोशिश करते हैं ये लोग इस प्लेटफॉर्म के मदद से, ठीक है। इस बार जो इसकी थीम थी वो थीम क्या थी, थीम थी शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि भविष्य की सरकारों को आकार देना, भविष्य की सरकारों को आकार देना, ये क्या था, इस बार का थीम था वर्ष 2024 का, ठीक। 10 राष्ट्रपति और 10 प्रधानमंत्री इस बार आए थे, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये प्रतिवर्ष आयोजित होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि यूएई में ही एक हिंदू मंदिर की स्थापना की है, मतलब उद्घाटन किया है किसने, नरेंद्र मोदी ने। अब ये मंदिर बना कहाँ है, तो मंदिर बना है अबू धाबी में, अबू धाबी में बना है। और ये मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है, नागर शैली का मंदिर है। इसके अलावा ये मंदिर जो है, ये जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है वो वहाँ किसी देवता के मंदिर नहीं है, किसी संत के नाम पे है, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, शॉर्ट में BAPS ये बोलते हैं। यही संस्था है, इसने कई सारे देशों में भी इसने मंदिर बनवाए हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई देवता को समर्पित नहीं है, अक्षरधाम के स्टाइल पे बना हुआ है ये, ठीक। किस शैली में है, नागर शैली में। बना कहाँ है, तो अबू धाबी में बना हुआ है, ठीक। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ देखिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि दुबई में एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय का नाम है सहिष्णुता मंत्रालय। तो हो सकता है कहीं पूछ दे कि किस देश में सहिष्णुता मंत्रालय नाम की एक अलग मंत्रालय है, तो ये है यूएई में, ठीक। अब जो वहाँ के सहिष्णु मंत्री थे शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान याद रखें, ये भी मतलब प्रेजेंट है वहाँ पे। अब इनका नाम बताने का रीज़न ये था कि सहिष्णुता मंत्रालय बताना था, ठीक है। बाकी कई सारे एक्टर्स शामिल थे, ये सब जो भी है, ठीक है। तो एक BPS मंदिर की भी स्थापना हुई है, कहाँ पे, अबू धाबी। अब इस यात्रा में इन चीज़ों के अलावा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। वो क्या हुआ है कि भारत का जो डिजिटल पेमेंट है, रुपे कार्ड और UPI, इन दोनों को यूएई ने स्वीकार किया है कि हम इससे पेमेंट लेंगे। इसके साथ ही साथ यूएई का जो डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सा, एक है आनी और दूसरा है जयवान। ये कहाँ के हैं, ये यूएई के डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो भारत ने भी इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्वीकार किया है, ठीक। मतलब आप सोच सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली डॉलर को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, मतलब डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी कम की जा रही है द्विपक्षीय व्यापार में, ठीक है। जिससे आपसी ट्रेड जो है वो न सिर्फ सस्ता हो जाएगा, क्योंकि डॉलर में कन्वर्ट करना, फिर डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करना, इसमें कई हिडन चार्जेज होते थे, अब वो चार्जेज भी नहीं देने पड़ेंगे, ठीक। साथ ही साथ जो ट्रेड है वो ज़्यादा सुगम हो जाएगा और ट्रेड बढ़ने से आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जाके जुड़ जाएंगे इस चीज़ से। तो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए याद रखना कि भारत का भी मतलब कौन से देश ने इनको एक्सेप्ट किया है, उसमें एक यूएई भी शामिल हो चुका है। काफ़ी सारे देश वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं UPI को, ठीक है। अब एक यूएई भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ इसके प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो आनी है और जयवान है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यूएई जो है वो भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक। इसके अलावा
भारत का जो सीबीएसई है, सीबीएसई ये कार्यालय खोलेगा कहाँ? दुबई में। इसके बाद हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आईआईटी दिल्ली का एक परिसर जो है वो खुलने वाला है। कहाँ पे? ये दुबई में ही खोला जाएगा, आईआईटी दिल्ली का एक परिसर। ठीक। इसके अलावा 2019 में मोदी जी को इसने एक सम्मान दिया था, अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। क्या नाम था उसका? ऑर्डर ऑफ जायद। ठीक। इसके अलावा इस बार जब मोदी ने विजिट किया तो वहाँ एक प्रोग्राम का आयोजन था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था? अहलान मोदी। अहलान मोदी। अहलान का मतलब होता है हेलो। अब इसके बाद प्रधानमंत्री कहाँ चले गए? कतर चले गए। कतर। और कतर जाके, कतर कब गए थे ये गए कब? आपको पता है, हमने डिस्कस किया था ये कि 8 जो हमारे नेवी के ऑफिसर्स थे उनको कतर ने फांसी की सज़ा सुनाई थी जासूसी के आरोप में। तो उनको रिहा कर दिया गया। उसके बाद ही, उसके 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कतर की यात्रा पर भी गए। तो बाकी कतर की यात्रा में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है कि भारत और म्यांमार के बीच क्या था कि 2018 से एक समझौता लागू था, फ्री मूवमेंट रिजीम, यानी मुक्त आवाजाही व्यवस्था। अब इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। देखिए, 1643 किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो हमारी इसके साथ, म्यांमार के साथ है। और कई जगहों पर ये सीमा जो है खुली हुई है, मतलब आप उधर से आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं भारत में। तो इससे होता क्या था कि नशीली दवाओं का जो तस्करी है, नशीले पदार्थों का, वो बढ़ रही थी। ठीक है। इसके अलावा कई सारे जो ग्रुप्स हैं भारत में जो डिस्टर्ब करते हैं, वो भाग जाते थे म्यांमार में। ठीक। इसके अलावा जो अभी मणिपुर हिंसा में, जो मणिपुर में इतना विध्वंस हुआ, उसके भी तार जोड़ रहे हैं कि जो भी उग्रवादी संगठन है वो म्यांमार, बांग्लादेश, इन जगहों पे ये जो खुली सीमा है इसके मतलब इसका लाभ उठा के थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस फैला के फिर वापस ये भाग जाते थे म्यांमार में और बांग्लादेश में। तो इन सारी वजहों से ये जो व्यवस्था थी, मुक्त आवाजाही व्यवस्था, फ्री ट्रेड रिजीम, इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक। चलते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी हुआ है। कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और भारत का 180 देशों में 93वां स्थान है, 93। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें 0 से 100 तक मार्क्स दिए जाते हैं और जिसके मार्क्स जितने कम होंगे उसको वो उतना ही ज़्यादा भ्रष्ट माना जाएगा। ठीक। तो एक बार इसको टेबुलर फॉर्म से देखते हैं। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिए कि जो रिपोर्ट जारी हुई है ये जारी हुई है 2023 की, मतलब 2023 की रिपोर्ट है, जारी हुई है 2024 में। ठीक। तो अगर ऐसा आ जाए कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि ये गलत है या पिछले वाला है, ऐसा नहीं है। रैंकिंग कौन सी है? 93। ठीक। फर्स्ट रैंक किसकी है? डेनमार्क की। डेनमार्क का स्कोर है 90। स्कोर याद नहीं रखना, अदर कंट्री का याद नहीं रखना, अपने देश का याद रखना है। तो नंबर 1 पे कौन है? डेनमार्क। और सबसे लास्ट पे कौन है? सबसे लास्ट पे है सोमालिया। ठीक। और भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 93। मार्क्स कितने हैं? जस्ट 93 का उल्टा 39। ठीक है। भारत से ऊपर दो ही कंट्री हैं, भूटान और चीन, मतलब पड़ोसी देशों में। ठीक है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी मून मिशन से रिलेटेड है। अमेरिका की एक निजी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? इंट्यूसिव मशीन्स। ठीक है। इसने एक 6 पैरों वाला लैंडर भेजा। उस लैंडर का नाम क्या है? ओडिसियस। ओडिसियस सफलतापूर्वक जाके चंद्रमा पर उतर गया। कौन से जगह? दक्षिणी ध्रुव के पास एक जगह है, मतलब क्रेटर है, मालापर्ट ए। ठीक। वहाँ पे ये उतर गया है। और इसके साथ ही, मतलब इस सफलता के बाद ये जो कंपनी है ये चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली प्राइवेट कंपनी है। तो कंपनी का नाम क्या है? इंट्यूसिव मशीन्स। लैंडर का नाम क्या है? ओडिसियस। कहाँ की है? अमेरिका की। बस, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है।
अभी इसी आर्टिकल में हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि पेरेग्रीन जो था, पेरेग्रीन ये असफल हो गया था, मतलब ये फेल हो गया था। ये भी एक प्राइवेट कंपनी नहीं भेजा था, नासा के कोलैबोरेशन से, यूएसए की ही है। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम इसी वीडियो में। ठीक, अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि हेलेनिक रिपब्लिक यानी ग्रीस, इसको यूनान भी बोला जाता था, यूनान। इसके राष्ट्रपति हैं कौन? सॉरी, राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। ये भारत की यात्रा पर आए और इसके पहले 2023 में मोदी गए थे मिस्र की यात्रा पे, सॉरी ग्रीस की यात्रा पे, मिस्र नहीं। तो वहाँ पे एक सम्मान दिया गया था इनको, मोदी को। कौन सा? द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, लिख देता हूँ यहाँ पे, द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये ग्रीस का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो 2023 में मोदी को मिला था जब ये यात्रा पर गए थे। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा सा इस बात का इम्पोर्टेंस हो जाता है कि जो दुश्मन का दुश्मन है वो दोस्त होता है। यही कंसेप्ट है भारत और ग्रीस की, मतलब विदेश नीति का भी और संबंध का भी। ग्रीस जो है ये तुर्की का क्या है? पड़ोसी है, और इसके संबंध जो हैं तुर्की से ख़राब रहते हैं, और भारत के भी संबंध तुर्की से उतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। ठीक, इस वजह से इन दोनों के पास एक मतलब क्या है, एक एज है कि अपने संबंधों को सुधारा जाए। इसलिए ये अपने संबंधों को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ ले जाना चाहते हैं, रणनीतिक साझेदारी की तरफ। ठीक, इसके अलावा ये जो प्रधानमंत्री हैं किरियाकोस मित्सोताकिस, ये रायसीना डायलॉग में भाग लेने आए थे इस बार 2024 में। तो इसके मतलब उस डायलॉग में भाग लेने के बाद ही इन्होंने एक समझौते पर विचार किया, जो बहुत जल्दी संपन्न भी होगा। उस समझौते का नाम क्या है? उस समझौते का नाम है मोबिलिटी एवं प्रवासन साझेदारी समझौता, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? MMPA। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि MMPA किस देश के साथ होने वाला है? तो ग्रीस के साथ होने वाला है, मोबिलिटी एवं प्रवासन साझेदारी समझौता। ठीक, अब बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और साथ ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी, कि अल सल्वाडोर जो देश है, कहाँ का? मध्य अमेरिकी देश है ये अल सल्वाडोर। वहाँ के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति। अब नायब बुकेले के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, इनको दुनिया का सबसे अच्छा तानाशाह माना जाता है। तानाशाह अपने आप में एक ख़राब वर्ड है, लेकिन इसके साथ एक विशेषण जुड़ जाए कि अच्छा तानाशाह है तो बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब ये अच्छा तानाशाह क्यों? क्योंकि देखिए जो अल सल्वाडोर है, अल सल्वाडोर में माफिया, गैंगस्टर, इन सब का बहुत राज था। तो जब नायब बुकेले राष्ट्रपति बने तो इन्होंने तानाशाह की तरह कार्य किया और उन सबको एक तरीके से समाप्त कर दिया। इसलिए लोग इनसे बहुत खुश हुए, इनके मतलब कामकाज से, और इनको एक वहाँ के लोगों ने इनको एक विशेषण दिया, कूल डिक्टेटर, यानी हमारे यहाँ बोलते हैं कैप्टन कूल। कूल का मतलब एकदम बिल्कुल थोड़ा बढ़िया टाइप का आदमी, कूल ड्यूड। तो कूल डिक्टेटर की संज्ञा दी इनको अल सल्वाडोर के लोगों ने ही, इसलिए इनको दुनिया का सबसे अच्छा तानाशाह कहा जाता है, नायब बुकेले को। ठीक है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा ये देख लीजिए कि अल सल्वाडोर की जो राजधानी है वो कहाँ है? सान सल्वाडोर। ठीक, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ है। ये कौन कराता है? ये भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन था, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ ये। ठीक है, बेसिकली जो हिंद महासागर के देश हैं उनके सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये एक मंच उपलब्ध कराता है। ठीक, और जो हिंद महासागर के देश हैं उनको एक साथ लाने के लिए भी कार्य करता है। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर बात होती है। इस तरह का पहला जो सम्मेलन था वो वर्ष 2016 में हुआ था। कहाँ पे? सिंगापुर में। ठीक है, और जो लेटेस्ट हुआ है वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो इसमें मुख्य वक्ता थे
और थीम क्या थी इस बार की? इस बार की थीम थी टुवार्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, यानी स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। ठीक है, ये थीम थी इसकी। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की लोकतंत्र सूचकांक जारी हुई है वर्ष 2023 वाली, और इसमें भारत का स्थान क्या है? 41वां। कितने देशों में? 167 देशों में। अब ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, ये ब्रिटेन की एक संस्था है, 2006 से ये जारी करती है ऐसा सूचकांक, और इसमें 0 से 10 पे मार्क्स दिए जाते हैं, और जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे जाहिर सी बात है वो उतने अच्छे होंगे। तो देखिए, जिनके मार्क्स 8 से अधिक होते हैं जिन देशों के, उनको पूर्ण लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है, फुल डेमोक्रेसी की, और जिनके मार्क्स 8 से कम किंतु 6 या 6 से अधिक होते हैं उनको फ्लॉट डेमोक्रेसी यानी दोषपूर्ण लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। अब इसके अलावा 6 मार्क्स से कम लेकिन 4 से ज़्यादा, ठीक, ऐसी जो डेमोक्रेसी है उसको क्या कहा जाएगा? उसको संकर शासन कहा जाता है, हाइब्रिड रेजिम, हाइब्रिड, ठीक। और जिनके मार्क्स 4 से कम होते हैं, ठीक, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ऑथोरिटेरियन रेजिम यानी सत्तावादी शासन, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग क्या है? 41 है, और नंबर 1 पे है नॉर्वे, 9.81 है, ठीक है। इसके स्कोर नहीं देखना है, स्कोर सिर्फ इंडिया का देखना है। देखते हैं आगे। तो भारत का जो मार्क्स है वो कितना है? 7.18। तो भारत की स्थिति कैसी होगी? भारत की स्थिति हो गई दोषपूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण यानी फ्लॉट डेमोक्रेसी, ठीक। सबसे लास्ट अफगानिस्तान है, ठीक। देखिए, अमेरिका भी जो है वो भारत की ही कैटेगरी में शामिल है, यानी फ्लॉट डेमोक्रेसी के कैटेगरी में, ठीक। अब इस रैंकिंग के अनुसार दुनिया के जो 24 देश हैं उनमें क्या है? पूर्ण लोकतंत्र है। 50 देशों में दोषपूर्ण लोकतंत्र है यानी फ्लॉट डेमोक्रेसी। संकर शासन, हाइब्रिड रेजिम वाले देश 34 हैं, और सबसे ज़्यादा देश कैसे हैं? ऑथोरिटेरियन रेजिम यानी सत्तावादी शासन। सत्तावादी शासन मतलब एक तरीके से समझिए कि वहाँ लोकतंत्र जैसी चीज़ें नहीं हैं या बहुत कम है, ठीक है। आमतौर पे एक व्यक्ति जो है वही चीज़ों को देख रहा है, सब कुछ है ना, मतलब डीपली सेंट्रलाइज चीज़ें, ऐसे शासन को सत्तावादी शासन कहते हैं। जैसे पुतिन का एग्जाम्पल ले लें, हालांकि कहने को लोकतंत्र है, साथ ही चीन का भी एग्जाम्पल ले लें। मतलब ऐसा सच ये बात नहीं है, बस मैं ये समझा रहा हूँ कि सत्तावादी शासन किस तरीके से कार्य करता है, ठीक। तानाशाही टाइप का एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये पर्सन, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ये रूस के हैं, और इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। इसके पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था रूस के ही जेनेडी पडाल्का के नाम पे था, अब किसके नाम पे है? ओलेगो कोनेन्को के नाम पे। चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो एक रोबोट के बारे में है, उसका नाम है मीरा। तो मीरा रोबोट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण किया गया। बेसिकली धरती पर डॉक्टर्स थे धरती पर, और इन्होंने ISS में यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पे एक रोबोट थी, उसका नाम था मीरा। उसको कमांड दिया धरती पे बैठे बैठे, और उसने एक सफल ऑपरेशन का संचालन किया अंतरिक्ष में। नाम क्या है इसका? मीरा, यानी मिनिएचराइज्ड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट, ये कंप्लीट फुल फॉर्म है, ठीक है। किसका है ये? नासा का है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल रायसीना डायलॉग के बारे में है। अब आपको पता है रायसीना डायलॉग जो है वो विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में होता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के भी तत्वाधान में, ठीक है। मतलब विदेश मंत्रालय और साथ में NGO टाइप का है, कौन सा? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिलके करते हैं इसको। ये 9वां था इस बार का, और हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं वो आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने, ठीक। और ये जो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे
किरियाकोस मित्सोताकिस, ये इस वर्ष मुख्य अतिथि थे, मतलब मुख्य अतिथि तो थे ही, इसके साथ साथ प्रमुख वक्ता भी थे। और थीम क्या थी इस बार की? चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। इंग्लिश में चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए कि रायसीना डायलॉग है क्या। तो एक भू राजनीतिक व भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए, यानी जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स पर चर्चा के लिए भारत की तरफ से आयोजित किया जाता है। एक वार्षिक सम्मेलन है। आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय वो दिल्ली की एक थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन संयुक्त रूप से करते हैं ये दोनों। ऐसा पहला आयोजन 2016 में किया गया था। ठीक है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक, तो यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।